नमस्कार साथियों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को लेकर मैं कीर्तिराम डंगवाल, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, कर्णप्रयाग चमोली से एक बार फिर आपके सामने हूँ। राजनीति विज्ञान को लेकर जो कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका पहला चैप्टर हमने शुरू किया था और जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि भारत में राष्ट्र निर्माण के प्रति कौन कौन सी वो समस्याएं थी, कौन कौन सी वो चुनौतियां थी, जिन चुनौतियों को लेकर हम आगे बढ़े। और हमने देखा था प्रमुख 3 चुनौतियों में एकता अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती और विकास की चुनौती। पहले चैप्टर में हम एकता अखंडता की चुनौती देख रहे थे और उस एकता अखंडता की चुनौती में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि विभाजन के बाद, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद कौन कौन सी वो समस्याएं रही जिन समस्याओं को लेकर भारत को जूझना पड़ा। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को वो दिन भी हमने देखा जब उसी विभाजन की विपदा में, उसी विभाजन की समस्या में हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खोया और वहीं पर हमने उस विभाजन की त्रासदी का अंत देखा। आज हम उस एकता अखंडता की चुनौती में दूसरी चुनौती पर बात करेंगे, यानी विभाजन की चुनौती हमने पहले देख ली, जो हमने पहले नंबर पे रखी। दूसरी चुनौती आज हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी थी, और वह चुनौती भी एक प्रमुख चुनौती थी जो एकता अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी। क्या थी वो चुनौती? वो चुनौती थी रजवाड़ों की समस्या, यानी रजवाड़ों की समस्या। क्या था ये रजवाड़ा? क्या था ये रजवाड़ा? आज हम इस पर बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब भारत को आज़ादी मिली तो उस आज़ादी के अधिनियम में कहा गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो क्षेत्र पाकिस्तान बनेगा और शेष भारत रहेगा। लेकिन एक और समस्या थी, ये थी रजवाड़ों की समस्या। उस समय का भारत 2 भागों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत और इस ब्रिटिश भारत में वो क्षेत्र थे जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधीन थे। और दूसरा था जिसको देसी भारत भी कहते हैं या देसी रियासतें कहते हैं। इन देसी रियासतों पर देसी भारत, यानी इस देसी भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण तो था लेकिन अप्रत्यक्ष था। इन देसी भारत पर अनेक राजा महाराजा छोटे छोटे रजवाड़ों को लेकर, छोटे छोटे राज्यों को लेकर राज करते थे और उन्हीं रजवाड़ों के ऊपर उन राजाओं को भी अंग्रेजों के अधीन किया गया था। यानी उस राज्य के अंदर राजा स्वायत्त तो था लेकिन अंतिम रूप से वो अंग्रेजों के अधीन था। यानी भारत 2 भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत, एक देसी भारत। और इन देसी भारत में जिनको देसी रजवाड़ा कहा जाता था, उस समय लगभग 565 देसी रजवाड़े थे। 565 देसी रजवाड़े, यानी 565 वो राज्य थे जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, जिन पर देसी राजा पूर्ण रूप से अपनी स्वायत्तता बनाकर रहते थे। और ये राजा अंतिम रूप से अंग्रेजों के अधीन तो रहते थे लेकिन अपनी जनता पर ये सर्वे सर्वा थे। और इन राज्यों की संख्या थी 565। आज़ादी के अधिनियम में इन 565 देसी रजवाड़ों के लिए ये शर्त थी कि वो या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले
या स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? अगर वो स्वतंत्र रहते हैं, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या भारत के अंदर बहुत सारे देश बनने जा रहे थे? क्योंकि उन देशी रजवाड़ों पर यह निर्णय करने का अधिकार भी वहाँ के राजा को दिया गया था कि राजा ये निर्णय करेगा कि उसको किसके साथ रहना है, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ या स्वतंत्र। और अधिकांश देशी रजवाड़ों ने यही शर्त रखी कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और इस स्वतंत्रता को लेकर सबसे पहले त्रावणकोर देशी रजवाड़े ने ये घोषणा की कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले किसने घोषणा की? त्रावणकोर। एक देशी राज्य था त्रावणकोर दक्षिण भारत में, और सबसे पहले इस त्रावणकोर ने यह घोषणा की कि मुझे स्वतंत्र रहना है। अब भारत के सामने एकता और अखंडता को लेकर यह बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार इन देशी रजवाड़ों को इस प्रकार से समझाया बुझाया जाए, या उनको इस प्रकार से मनाया जाए कि वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए, वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। अगर हम बात करें उस समय कई देशी रजवाड़े काफी बड़े थे, और जिन देशी रजवाड़ों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए प्रमुख समस्या खड़ी करी, उनमें प्रमुख 4 देशी रजवाड़ों के नाम हम ले सकते हैं। कौन कौन से वो प्रमुख 4 देशी रजवाड़े थे जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए कुछ समस्या खड़ी करी? उनमें था पहला कश्मीर, जो आज भी समस्याग्रस्त है, कश्मीर। दूसरा था जूनागढ़। तीसरा मणिपुर, और चौथा हैदराबाद। ये 4 वो प्रमुख देशी राज्य थे, ये प्रमुख 4 देशी रजवाड़े थे जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए मुश्किलें खड़ी करी। अगर हम भारत के वर्तमान मैप को देखें, वर्तमान नक्शे को देखें, तो हम उन देशी रजवाड़ों को एक ढूंढने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। ये भारत का वर्तमान मैप है, ये वर्तमान नक्शा है। कहाँ कहाँ पर ये प्रमुख 4 देशी रजवाड़े थे, उनको अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहले कश्मीर, ये भारत के उत्तर में एक प्रमुख देशी रजवाड़ा था। दूसरा जो प्रमुख रजवाड़ा था वो जूनागढ़, वर्तमान में ये गुजरात के अंदर, ये खंबात की खाड़ी के पास ये जूनागढ़ था। तीसरा देशी रजवाड़ा मणिपुर, जिसको हम पूर्वोत्तर में देख सकते हैं, ये मणिपुर एक ये देशी रजवाड़ा था। और चौथा प्रमुख जो देशी रजवाड़ा था वो था हैदराबाद, जो वर्तमान में इस क्षेत्र में ये काफी बड़ा देशी रजवाड़ा था। तो इस क्षेत्र में हम इस देशी रजवाड़े को, हैदराबाद को ले सकते हैं। अगर अब इन देशी रजवाड़ों को किस प्रकार से भारतीय संघ में सम्मिलित करना था, ये 4 प्रमुख जो देशी रजवाड़े थे, उनमें कश्मीर की बात हम आगे के चैप्टर में करेंगे। आगे के चैप्टर में कश्मीर का जिक्र आएगा। जूनागढ़ का जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको इतना याद रखना है, इस जूनागढ़ में जनमत संग्रह के बाद, यानी प्लेबिसाइट के बाद, इस जूनागढ़ को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। जनमत संग्रह के बाद जनता से पूछा गया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, और जनता ने लगभग 90% से अधिक जनता ने यह जवाब दिया कि हमको भारत में सम्मिलित होना है। तो जूनागढ़ की बात करेंगे। मणिपुर और हैदराबाद, इन दोनों देशी रजवाड़ों की बात हम अपने सिलेबस में करेंगे। तो आइए देखते हैं इन देशी रजवाड़ों को लेकर भारत का क्या नजरिया था, यानी भारत की सरकार का क्या नजरिया था कि उनको
किस प्रकार से इन देसी रजवाड़ों से निपटना है। आइए देखते हैं सरकार का क्या नजरिया था, यानी सरकार का नजरिया। भारत सरकार क्या चाहती थी इन देसी रजवाड़ों को लेकर। भारत सरकार ने इन देसी रजवाड़ों के लिए एक रियासत विभाग बनाया था और इस रियासत विभाग में ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत की एकता के लिए ही जाना जाता था, और वो व्यक्ति थे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के प्रमुख थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री क्या थे? प्रथम होम मिनिस्टर, प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे और संविधान सभा में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। सरदार पटेल कूटनीतिक दृष्टि से यानी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तहत एक सक्षम और सफल व्यक्ति माने जाते हैं और उनको लौह पुरुष यानी भारत को एकता कराने में, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए उनको आयरन मैन की संज्ञा दी जाती है, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सरदार पटेल ने 1947 के बाद भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस समिति थी उस पर एक प्रभुत्व था, उनका एक नियंत्रण था, और उस नियंत्रण के तहत उन्होंने उन देसी रियासतों के लिए एक विशेष योजना रखी थी और उसी विशेष योजना में उनका सिद्धांत था जिसको कहते हैं गाजर और छड़ी का सिद्धांत। गाजर और छड़ी, यानी उन्होंने उन देसी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ एक संधि करी। अनेक संधियों के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से उनको भारत में सम्मिलित करने का सफल प्रयास किया था। और इस प्रयास के लिए जो सरकार का एक प्रमुख नजरिया था, सरकार का जो प्रमुख सिद्धांत था, वो सिद्धांत था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक विलय पत्र था, एक सहमति पत्र था, जिस सम्मेलन पत्र के माध्यम से उन देसी रजवाड़ों को, जो 565 देसी रजवाड़े थे, इस पत्र पर, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद उनको भारतीय संघ में सम्मिलित होना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? ये एक विलय पत्र था, जिस विलय पत्र पर सहमति के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद उस देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित होना था। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत मुख्य रूप से तीन विषयों को भारतीय संघ को सौंपना था, जिनमें प्रमुख कौन कौन से विषय थे? एक रक्षा, दूसरा विदेश यानी विदेशी संबंध, और तीसरा संचार। कई देसी रजवाड़ों के साथ इन तीन विषयों को लेकर सरदार पटेल ने इन देसी रजवाड़ों के साथ समझौते किए। रक्षा, विदेश संबंध और संचार, यानी रक्षा, विदेश संबंध और संचार विषयों पर भारत सरकार कानून बनाएगी और आंतरिक दृष्टि से अन्य सभी मामलों में वह देसी रजवाड़ा और उसके राजा स्वायत्त रूप से शासन करेंगे। एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी ऐसे विलय पत्र के माध्यम से उन देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित होना था। सरदार पटेल ने 1946 के बाद धीरे धीरे
सभी देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित करवा दिया। 562 देसी रजवाड़े 15 अगस्त 1947 तक 562 देसी राज्य यानी देसी रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित हो चुके थे। 15 अगस्त 1947 के बाद केवल 3 देसी रजवाड़े ऐसे थे जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। वे थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। मैंने पहले ही बताया कि कश्मीर की बात अगले चैप्टर में होगी, जूनागढ़ की बात हमारे सिलेबस में नहीं है, और हैदराबाद और मणिपुर इन दोनों देसी रजवाड़ों की बात हमको करनी है। किस प्रकार से इन देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, आइए देखते हैं। हैदराबाद भारत का सबसे बड़े देसी रजवाड़ों में था। हैदराबाद भारत के सबसे बड़े देसी रजवाड़ों में था। देखते हैं हैदराबाद की क्या स्थिति थी। हैदराबाद ये भारत का सबसे बड़ा देसी रजवाड़ा था। मैंने पहले भी बताया, वर्तमान भारत का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, कुछ कर्नाटक का, यानी इतना बड़ा देसी रजवाड़ा था कि इस देसी रजवाड़े का क्षेत्र यूरोप के ब्रिटेन, स्कॉटलैंड जैसे देशों से भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। यहाँ के जो राजा थे उनको कहा जाता था निजाम। राजा को कहा जाता है निजाम, ये इनकी पदवी थी। जबकि राजा थे उस्मान अली, मीर उस्मान अली उस समय हैदराबाद के निजाम थे। ये काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। इनकी अपनी सेना, यहाँ तक कि रेलवे, मुद्रा तक उस देसी रजवाड़े की अपनी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये कहा गया था कि देसी रजवाड़े स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यहाँ के निजाम ने यही सोचा कि मुझे भी एक स्वतंत्र रहना था। अब सोचिए, क्या देश के बीच में भारत के बीच में एक नया देश रह सकता है? ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी। और शक्तिशाली इतना था, ये देसी रजवाड़ा इतना शक्तिशाली था कि इसके राजा की तुलना उस समय के 10 सबसे धनी लोगों में, यानी विश्व के सबसे बड़े धनी लोगों में इस निजाम की तुलना की जाती थी। इतना शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली राजा था हैदराबाद का निजाम। भारत सरकार के सरदार पटेल ने कई कोशिशें की, लेकिन निजाम नहीं माना और निजाम की एक ही शर्त थी, हैदराबाद को स्वतंत्र रहना है। अब कैसे हैदराबाद से निपटा जाए? हैदराबाद के साथ नवंबर 1947 भारत सरकार और हैदराबाद सरकार यानी निजाम के साथ दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते को कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या यथास्थिति समझौता। यथास्थिति समझौता यानी ये समझौता 1 साल का था। 1 साल तक दोनों पक्ष यानी भारत सरकार भी और निजाम सरकार भी, भारत सरकार भी और हैदराबाद सरकार भी 1 साल तक स्टेटस क्यो बना के रखेंगे, यथास्थिति बना के रखेंगे। जिस स्थिति में वर्तमान में है 1 साल तक ऐसे ही बना के रखेंगे। निजाम ने कहा 1 साल के बाद हम सोचेंगे कि हमको भारत में सम्मिलित होना है, नहीं होना है, स्वतंत्र रहना है, तब तक हम उसी स्थिति में रहते हैं। भारत सरकार ने भी उस यथास्थिति समझौते को मान लिया। लेकिन उस 1 साल के अंदर हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र देश बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लगातार संपर्क करते रहे। इसी
हैदराबाद के बगल में एक गोवा क्षेत्र है। इस गोवा में पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगालियों के साथ भी लगातार संपर्क करते रहे, ब्रिटिश सरकार के साथ भी लगातार संपर्क करते रहे, और यहाँ तक कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये अपना पक्ष रखने के लिए लगातार दौड़ भाग करते रहे, ताकि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश के रूप में रहे। लेकिन भारत सरकार भी उसकी सुगबुगाहट पर लगातार नज़र रखे हुए थे, और भारत के जो लौह पुरुष थे, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार पटेल लगातार कोशिश में थे कि हम हैदराबाद को किसी न किसी रूप में भारत में सम्मिलित करवा दें। जब हैदराबाद की जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना शुरू किया, तो हैदराबाद की जो सेना थी उसको कहते थे रजाकार सेना, और ये लॉयल थे यानी वफादार थे हैदराबाद के निजाम के प्रति। और कासिम रिजवी जो MIM के थे, एक सांप्रदायिक नेता थे कासिम रिजवी, ये इस रजाकार सेना के प्रमुख थे। इनका पूर्ण रूप से नियंत्रण था निजाम पर भी और रजाकार सेना पर भी। जब जनता ने आंदोलन शुरू किया तो हैदराबाद की जनता पर इस रजाकार सेना ने अत्याचार, लूट, बलात्कार, हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस रजाकार सेना ने मुख्य निशाना गैर मुस्लिम समुदाय को बनाया, और हैदराबाद में लगभग उस समय 80 से 85% जनसंख्या गैर मुस्लिम थी, और रजाकार सेना ने गैर मुस्लिमों को ही मुख्य रूप से निशाना बनाया, मुख्य रूप से हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया। जब जनता भी आंदोलनरत थी, अब भारत सरकार को लगा कि वो समय अब आ गया है, हमको हैदराबाद के पक्ष में कुछ न कुछ फैसला करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच लगातार विचार मंथन चला, और अंत में 13 सितंबर 1948, क्योंकि अब लगभग यथास्थिति समझौते का जो समय था वो भी अब समय समाप्त होने पे आ गया था। 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने अपनी सैन्य कार्रवाई का एक विशेष ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत 5 दिन की कार्रवाई के बाद, 5 दिन यानी ओनली 5 डे कार्रवाई के बाद इस हैदराबाद की रजाकार सेना को हरा दिया। सेना ने हाथ खड़े कर दिए और भारत की सेना ने पूरे हैदराबाद पर कब्जा कर दिया। और इस प्रकार इस ऑपरेशन पोलो के बाद 5 दिन की कार्रवाई के बाद यानी 13, 14, 15, 16 और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। और भारत के सामने जो एकता अखंडता की बड़ी चुनौती थी, भारत ने उससे पार पा लिया। इस प्रकार हैदराबाद जो सबसे बड़ी देसी रियासत थी वो भारत में सम्मिलित हो गई। अब हम इसके बाद अगली जो देसी रियासत थी मणिपुर, उसके बारे में बात करेंगे। मणिपुर क्या था, मणिपुर का किस्सा क्या था, उस पर हम बात करेंगे। ये एक पूर्वोत्तर की देसी रियासत थी मणिपुर, जो कि हमने नक्शे में बताया। वर्तमान मणिपुर हम इसको देख सकते हैं। और इस मणिपुर में राजा थे राजा बोधचंद्र। राजा बोधचंद्र ने 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले भारत सरकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और केवल रक्षा, विदेश संबंध और संचार भारत सरकार देखती थी। बाकी अन्य मामलों में ये राजा बोधचंद्र स्वायत्त रूप से शासन कर रहे थे। लेकिन जनता के दबाव में राजा बोधचंद्र ने 1948 में
मणिपुर में चुनाव करवाए, मणिपुर में चुनाव करवाए। और मणिपुर भारत का पहला राज्य था जिसमें 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर, यानी यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी के आधार पर पहली बार चुनाव हुए। कहाँ पर? मणिपुर में। कब? 1948 में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर भारत में पहले चुनाव मणिपुर में हुए थे 1948 में। इन चुनावों में मणिपुर कांग्रेस की जीत हुई। इन चुनाव में मणिपुर कांग्रेस और मणिपुर कांग्रेस ने यह तय किया कि भारत में मणिपुर को पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाना है, स्वायत्त नहीं रहना है। मणिपुर कांग्रेस की ये मांग थी और इसी मांग के आधार पर यह मणिपुर कांग्रेस जीत गई। जबकि कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते थे कि मणिपुर पूर्ण रूप से भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। भारत सरकार पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित होना चाहती थी और मणिपुर कांग्रेस की पहल पर भारत सरकार ने बिना विधानसभा की सहमति के मणिपुर को पूर्ण रूप से भारतीय संघ में सम्मिलित करवा दिया। उस सम्मेलन को लेकर कुछ दल आज भी वहां पर मणिपुर के सम्मेलन को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हैं और आज भी कई लोग उस सम्मेलन पर मलाल व्यक्त करते हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं आज भी उसी कारण मणिपुर में देखी जाती हैं। लेकिन इस प्रकार 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद मणिपुर को जो स्वायत्त व्यवस्था दे रखी थी, उस व्यवस्था के बाद मणिपुर पूर्ण रूप से मणिपुर कांग्रेस की पहल पर भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार हमने हैदराबाद और मणिपुर इन दो देशी रजवाड़ों की समस्या को देखा और इन समस्याओं से निजात पाने के बाद आज हम देखते हैं कि भारत इन सभी देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक अखंड भारत है। इस जो एकता अखंडता में जो रजवाड़ों की समस्या थी, उस समस्या से हमने निजात पाई। अब हमने इस चैप्टर में एक अंतिम देखना है कि किस प्रकार भारत में नए राज्य बनाएंगे, वो भी एक भारत की एकता अखंडता के लिए चुनौती थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।